नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। आगामी कुंभ को लेकर तैयारियां तेज चल रही हैं, जबकि महाकुंभ की तैयारी को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। कुंभ मेले को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयारी में जुटा है और इस महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे, जिसके चलते प्रशासन भी किसी भी तरह की लापरवाही बरतना नहीं चाहता। कुंभ मेले की तैयारी को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कल मंगलोर के नारसन बॉर्डर जाएंगे, जहां सीएम कुंभ मेले की तैयारियों का जायजा लेंगे। और इसी को लेकर आज जिलाधिकारी सी रविशंकर ने नारसन बॉर्डर पे मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों का जायजा लिया, जहां उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और कहा कि किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो किस तरह की तैयारियां की गई, कैसी व्यवस्था की गई, इसको परखा गया, इसे देखा गया। तो सीएम के दौरे को लेकर हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। जिलाधिकारी ने यहां पहुंचकर मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले तैयारियों का जायजा लिया, निर्देश दिए कि कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा के क्या इंतजाम है, इसके अलावा दूसरी तैयारियां कैसी हैं, इसका भी जमीनी हालात को जांचा गया। तो कुंभ की तैयारियों में प्रशासन जुटा है। जो जितने भी लोग बाहर से उत्तराखंड स्टेट के अंदर आते हैं, तो हमारे पास कुछ बेसिक सुविधाएं यहाँ पे स्थापित है। रजिस्ट्रेशन काउंटर्स है, जिन लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है उन लोगों का रजिस्ट्रेशन भी यहाँ कराया जाता है। और सारे लोगों का जो है थर्मल स्क्रीनिंग किया जाता है। तो थर्मल स्क्रीनिंग में अगर कोई सिम्टोमेटिक पाए जाते हैं तो उनका टेस्टिंग भी जो है यहाँ मौके पर ही किया जाता है। तो इस प्रकार का एक सुविधाएँ जो है यहाँ पे पूरा बना हुआ है। आगामी कुंभ मेला को लेकर के भी जो है कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसका निरीक्षण करने जा रहे हैं, तो आज उसका तैयारियों देखने के लिए आया था। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 4 दिवसीय उत्तराखंड दौरे को लेकर पार्टी ने संयोजक घोषित कर दिया है और प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने प्रदेश महामंत्री राजेंद्र भंडारी को कमान सौंपी है, जिसे लेकर राजेंद्र भंडारी ने आज बीजापुर गेस्ट हाउस का दौरा किया, जहां उन्होंने जेपी नड्डा के प्रवास कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। दरअसल 4 दिसंबर को धर्मनगरी हरिद्वार में मां गंगा का आशीर्वाद लेकर जेपी नड्डा देश का दौरा करेंगे। इसके तहत वो 4 दिन तक उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में प्रवास करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अभी से जुट गए हैं। तो जेपी नड्डा का 4 दिन का दौरा है और उनके दौरे से पहले किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, उसको लेके यहां पे जायजा लिया गया। इसके अलावा कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, कैसे 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, कैसे सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचे, इसको लेकर भी वक्त वक्त पे मंथन होता रहा है, बैठकें होती रही हैं, चर्चाएं होती रही हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष ने राजेंद्र भंडारी को कमान सौंपी है। राजेंद्र भंडारी ने बीजापुर गेस्ट हाउस का दौरा किया, व्यवस्थाओं को देखा और जेपी नड्डा के कार्यक्रम की तैयारियों को भी परखा। और उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने विधानसभा स्थित कक्ष में स्मार्ट सिटी कार्यों की समीक्षा बैठक की, जहां उन्होंने अधिकारियों को देहरादून में 1407 करोड़ की लागत से बनने वाले स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। स्मार्ट सिटी में आधुनिक सुविधाओं के साथ किस तरीके की तैयारियां होनी चाहिए, कैसी सुविधाएं होनी चाहिए, इसको भी परखा गया। साथ ही देहरादून को ग्रीन सिटी बनाने में भी मदद मिलेगी इससे। इस परियोजना के अंतर्गत स्मार्ट स्कूल, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज राजपुर रोड, राजकीय इंटर कॉलेज खुड़बुड़ा और कई दूसरे स्कूल जो हैं उसमें 15 दिसंबर तक काम पूरा हो जाएगा, जबकि 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे पर 294 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी शुरू किया जाएगा। तो अधिकारियों को काम में तेजी लाने के यहां पे निर्देश दिए गए। 1407 करोड़ की लागत से देहरादून बनेगा स्मार्ट सिटी। तो स्मार्ट सिटी को विकसित करने के लिए, बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर है, उसको लेकर यह बैठक की गई।
कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कैसी हो रही हैं और क्या आगे करना है। काम में ना तो कमी रहनी चाहिए, ना गुणवत्ता में, और ना ही धीमी गति रहनी चाहिए। गति को तेज करने के लिए कहा गया और जो विकास कार्य हैं उनमें गति लाने के लिए कहा गया। तो स्मार्ट देहरादून बनाने की जो तैयारी है उसमें शासन प्रशासन लगा है। उसी को लेकर मदन कौशिक ने यहां पे जो कार्य हैं उनकी समीक्षा की, उनका जायजा लिया, उन्हें समझा कि काम कहां तक पहुंचा है और जो योजनाएं हैं वो किस तरह काम उनका किया जा रहा है और आगे कैसे उसे तेजी से बढ़ाया जाएगा। और राज्य पुलिस के मुखिया अशोक कुमार की दून जिले में समीक्षा बैठक बेहद सीमित और सटीक रही। डीजीपी अशोक कुमार ने बैठक की शुरुआत कर्मचारियों की समस्या और उनके ट्रांसफर जैसे विषयों से करते हुए पुलिस कर्मियों को पुलिस के मूल काम की याद दिलाई। अशोक कुमार ने कहा कि पैसा अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जिस पेशे में हम हैं उसमें पीड़ित की संतुष्टि, उसकी मदद ही हमारी अंतिम संतुष्टि होनी चाहिए। डीजीपी ने यह भी कहा कि राज्य के प्रत्येक जिले की वाहिनी की समीक्षा बैठक कर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। व्यवस्था को बेहतर करना है, प्रशासन को ठीक करना है, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे बढ़ना है। लोगों की समस्या हमारी समस्या होनी चाहिए और पहली प्राथमिकता होनी चाहिए उनकी समस्याओं का समाधान। तो पुलिस कर्मियों के क्या कर्तव्य हैं वो याद दिलाए गए। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अशोक कुमार डीजीपी ने और कर्मचारियों की जो ट्रांसफर की समस्या है उस पर चर्चा की गई। इसके अलावा कई दूसरे मुद्दे भी उनके सामने रखे गए और उन्होंने एक बात साफ कही कि जो हमारी जिम्मेदारी है लोगों की समस्याओं का समाधान करना, उसे गंभीरता से लिया जाए। कोई भी पुलिसकर्मी किसी अपराधी से किसी भी तरह का करप्शन करता है या मिली भगत करता है तो उसको वर्दी पहनने का अधिकार नहीं है। तो अगर ऐसे केसेस हमारे नॉलेज में आएंगे तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उसी तरह से मैंने जैसा कहा है कि पीड़ित को मदद दिलाना हमारा कर्तव्य है और उसकी शिकायत हर हालत में थाने चौकी पे सुनी जाएगी। अगर उसमें अपराध पाया जाता है एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। किंतु अगर कोई पुलिसकर्मी, कोई थाना चौकी अगर शिकायत भी रिसीव नहीं करेगा तो उसको थाना चौकी। कुमाऊं रेंज के आईजी अजय रौतेला रुद्रपुर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने जिले के तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अपराध को लेकर। इस दौरान थाने में लंबित मामलों को निपटाने, नशे और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान उन्होंने कई मामलों में अधिकारियों को फटकार भी लगाई, जहां पे उन्हें लगा कि यहां पे लापरवाही की गई है, यहां पे अनियमितता बरती गई है, इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। उस क्षेत्र के जो प्रमुख है उसको फटकार भी लगाई और आगे से कहा कि लापरवाही नहीं होनी चाहिए। पहली प्राथमिकता लोगों की समस्या का समाधान करना है और जो लंबित मामले हैं उन्हें जल्द से जल्द उनका समाधान करना है। तो आईजी ने कई अधिकारियों को फटकार लगाई जिन्होंने अपने काम को, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी नहीं निभाया। इस समय आज मैंने यहाँ पे रुद्रपुर जो हमारा सेक्टर है उसकी क्राइम केस में बैठक ली थी। जो केसेस वगैरह नहीं खुले उसके बारे में उनको खोलने के लिए निर्देशित दिया गया। कुछ अभियान चला रखे हैं हमने। अब हमारे नए डीजीपी साहब आए, उन्होंने कुछ अभियान चलाए हैं तो उनके लिए बताया कि उसमें कार्रवाई कर दें। कुछ हमारे रिकवरीज कम हुई हैं, जैसे चोरी में खासतौर से रुद्रपुर जोन में, उनको बताया कि उसमें जो केसेस खुले नहीं है उसमें रिकवरीज कराएं अनावरण करके। कुछ हमारे पुलिस वर्किंग जैसे होती है, कुछ जांचें होती हैं, डिपार्टमेंट इंक्वायरीज हैं, उसके संबंध में बताया कि वो ठीक कर दें और जल्दी से जल्दी निस्तारित कर दें। हर साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है और प्रदूषण के प्रभाव को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ऐसे में आगामी कुंभ को लेकर गुरुकुल हरिद्वार कुंभ 2021 को भव्य
शानदार यादगार बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है। और विशेष यह है कि इस बार हरिद्वार कुंभ का आयोजन ग्रीन कुंभ की थीम पर होगा। इसमें गंगा की शुद्धता और पर्यावरण की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, फोकस रहेगा। तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो है उस पे एक तरीके से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है पर्यावरण के प्रति, कैसे पेड़ पौधे हमारे जीवन में ज़रूरी हैं, कैसे प्रदूषण को कम किया जा सकता है, कैसे इस पे काबू किया जा सकता है, कैसे इसे नहीं फैलाना चाहिए। इन तमाम चीज़ों के बारे में भी आज जगह जगह जो कार्यक्रम थे उसमें लोगों को जानकारी दी गई। और चूंकि प्रदूषण एक बड़ी समस्या है और आज के दिन इस समस्या पे गंभीर चर्चाएं हुई, मंथन हुए, रणनीतियाँ बनी, समीक्षा की गई, टारगेट बनाए गए कि कैसे इससे निजात पाई जा सकती है, पेड़ पौधे कितने ज़रूरी हैं और किस तरीके से प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और काशीपुर के पुरानी सब्जी मंडी में 29 सितंबर को हुए भीषण अग्निकांड के पीड़ित दुकानदारों के लिए आज राहत भरा दिन रहा, जहां 65 पीड़ित दुकानदारों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 12,20,000 की सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। नगर निगम सभागार में पहुंचे स्थानीय विधायक हरभजन सिंह चीमा और मेयर उषा चौधरी ने अग्निकांड पीड़ित 65 दुकानदारों को ये चेक वितरित किए। इसमें से 11 दुकानदारों को 50-50 हजार रुपए के चेक दिए, जबकि 15 दुकानदारों को 25-25 हजार के चेक दिए गए। इसके अलावा 20 दुकानदार ऐसे थे जिन्हें 10-10 हजार और 19 दुकानदारों को 5,000 रुपए के चेक सहायता राशि के रूप में वितरित की गई, ताकि उनके सामने जो संकट था उसे थोड़ा कम किया जा सके। विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कहा कि अग्निकांड के तुरंत बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुमाऊं आयुक्त को पीड़ितों को हुए नुकसान की तत्काल रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए थे, जिसके बाद अब सभी दुकानदारों को सहायता राशि दी गई है ताकि उनका जो नुकसान हुआ है उसकी कुछ भरपाई हो सके। तो इस अग्निकांड में बड़ा नुकसान हुआ था दुकानदारों का, उस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश यहाँ पे शासन की तरफ से की गई और जो पीड़ित थे उनको अलग अलग जो नुकसान था उसके आकलन के हिसाब से उनको चेक वितरित किए गए। 65 दुकानदारों में 12,20,000 रुपए वितरित किए गए। किसी के हिस्से 50,000 आए, जिसका जैसा नुकसान, किसी के 20,000, किसी को 10,000, कोई 5,000। तो एक आकलन किया गया था, रिपोर्ट तैयार की गई थी, उस रिपोर्ट को आगे भेजा गया। उसी के आधार पे इन लोगों को थोड़ी सी राहत देने की कोशिश की गई, क्योंकि जो आग लगी थी उसमें जो इनका माल था, जो सामान था, वो जलकर खाक हो गया था। नुकसान बड़े पैमाने पे हुआ था, उस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश यहां पे की गई है। 28 और 29 सितंबर की रात काशीपुर में एक बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ, जिसमें काशीपुर में छोटे दुकानदार विशेष तौर पर जो फड़ लगा करके बैठते थे और जिनके लिए परमानेंट शेड बने हुए थे, वहाँ पर आग लग गई। और इस आग लगने से एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक जितने भी व्यापारियों का सामान था वो सामान भी जल गया और शेड भी जल गया। 29-30 सितंबर की रात को पुरानी सब्जी मंडी में जो आग लगी थी, उसके पश्चात सरकार द्वारा रिलीफ सहायता दी गई है, टोटल 12,20,000 रुपये की, जो कि 65 लोगों में अलग अलग राशि के रूप में वितरित की गई है। कितने हैं सर पीड़ित? 46 लोग ऐसे हैं जो अग्निकांड से सीधे तौर पर पीड़ित थे और 19 लोगों के द्वारा सामान चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। उसके पश्चात टोटल 65 लोगों को सहायता दी गई। अधिकतम राशि 50,000 रुपये रही है। इसके अतिरिक्त 25,000 रुपये के चेक भी दिए गए हैं, 10,000 रुपये के चेक भी दिए गए हैं और चोरी जिन्होंने अपने सामान चोरी बताया था उनको 5-5 हज़ार रुपये की राशि दी गई। तो जो पीड़ित थे उनको राहत पहुंचाने की कोशिश यहां पे की गई और चूंकि एक बड़ा नुकसान हुआ था उस अग्निकांड में, उसी नुकसान की भरपाई यहां पे की गई शासन प्रशासन की तरफ से, ताकि थोड़ी जो जख्म थे दुकानदारों के उन पे मरहम लग सके। आगे बढ़ते हैं। लालकुआं में गोलापार क्षेत्र के बागजाला मार्ग पे गड्ढे लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं और जर्जर हो चुके इस मार्ग की स्थिति यह है कि यहां वाहन चलाना दूर की बात है, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, मार्ग राष्ट्रीय स्टेडियम से भी जुड़ता है। बावजूद इसके
शासन से लेकर जनप्रतिनिधि का ध्यान इस तरफ नहीं पहुंच रहा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इंद्रपाल आर्य का कहना है कि यह क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र है, जिसके चलते क्षेत्र की हमेशा अनदेखी की जाती रही है। उन्होंने कहा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, नेताओं का मुद्दा यही सड़क होती है, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद इस रास्ते के बारे में कोई राजनेता सोचता तक नहीं है। गांव में कई आज ये तो 3.5 साल हो जाते हैं फिर, और तब से इस रोड की हालत बहुत बुरी है। आए दिन लोगों को चोट लगते रहती है, और जो हमारे शासन प्रशासन जो हमारे विधायक हैं बिल्कुल अनदेखी हो रही है, और इसमें कोई ऐसा विकास नहीं हो रहा है पूरे क्षेत्र में। और ये जो मतलब रोड है ये कई भी गांव को लिंक करती है, कभी हमारे सारे ग्राम सभाओं को लिंक करती है, कभी ग्राम सभा के लोग इस ग्राम सभा में और इस ग्राम सभा के लोग उस ग्राम सभा में आना जाना इस रोड पे है। लेकिन इस रोड की बहुत बुरी स्थिति है। हमने पहले भी आपके माध्यम से इसको अवगत कराया है, और हमने डीएम साहब को महोदय जी को भी इसका ज्ञापन दिया है कि बाग जिले में कई समय से हमारे रोड का निर्माण नहीं हुआ है। उत्तराखंड सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया गया है, और जिसको लेकर मसूरी एसडीएम प्रेमलाल ने मसूरी के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एसडीएम कार्यालय में बैठक की, जहां सभी को जनता की शिकायतों का तत्काल निवारण करने के निर्देश दिए गए। एसडीएम मसूरी प्रेमलाल ने बताया कि अगले महीने से हर विभाग को शिकायतों का विवरण देना होगा, और शिकायतों का निवारण क्यों नहीं हुआ इसका भी जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पे हर सप्ताह 2 बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जाएंगे। विकासखंड और तहसील स्तर के अधिकारियों को शिविर में प्रतिभाग करना होगा, और योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करना होगा। मंगलौर में एक बार फिर से स्लॉटर हाउस का काम शुरू होने पर बीजेपी से लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री द्वारा इसको रोकने का आदेश जारी हुआ था, लेकिन इस आदेश को किसी अधिकारी ने दबाने का काम किया है। ऐसे अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यूपी की तरह उत्तराखंड में भी लव जिहाद पर कानून बनाए जाने की मांग की है। आदरणीय तेजपाल जी का स्वर्गवास हो गया, जो पूर्व विधायक लक्सर थे, उनके उसमें संस्कार में आया था। हमारे कुछ कार्यकर्ता यहाँ मिले, उन्होंने कहा कि मंगलौर जो स्लॉटर हाउस था वो बंद हो गया था, उसमें चोरी छिपे से निर्माण हो रहा है। तो मैंने इस संबंध में यहाँ प्रेस बुलाई थी। हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने यह कैबिनेट में पास कर दिया था कि हरिद्वार जनपद में कहीं पर भी स्लॉटर हाउस का निर्माण नहीं होगा। इसका जियो भी जारी हो गया था, लेकिन फिर भी चोरी छिपे से बंदा है वो जियो कहाँ अटक गया, किस व्यक्ति के द्वारा अटकाया गया है, उसकी जांच होनी चाहिए और उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मामला था, और इसका निर्माण ना हो ये हिदायत देने के लिए मैंने आज ये पीसी की है। हमारे कार्यकर्ता सब एकजुट हैं, और हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस संबंध में मिलेंगे कि शीघ्र इस पर पुनः रोक लगाई जाए कि जो चोरी छिपे बन रहा है। तो यहाँ पे जिक्र इस बात का किया गया कि जिस तरीके से लव जिहाद का कानून उत्तर प्रदेश में बना, उसी तरीके से उत्तराखंड में भी वो बनाया जाए, और स्लॉटर हाउस का जो काम था उसको लेकर भी नाराजगी जाहिर की। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में इन दिनों कुंभ मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसको देखते हुए मेला प्रशासन ने गंगा नदी के घाटों के किनारे और रोड किनारे छोटे लघु व्यापारियों की दुकान है, जिसको प्रशासन ने हटाने का काम शुरू कर दिया है। दुकानों के अतिक्रमण के हटाए जाने से नाराज लघु व्यापारी सैकड़ों की संख्या में नगर निगम पहुंचे, जहां व्यापारियों ने नगर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत हम चाहते हैं कि कुंभ मेला प्रशासन द्वारा और नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से एक प्रयास किया जाए कि जिस प्रकार से
पूर्व के प्रस्तावित वेंडिंग जोन में स्थापन की प्रक्रिया चल रही है। इसी की तर्ज पर जो हमारा घाटों पर फूल, माला, बिंदी, चूड़ी बेचने वाला जो हमारा स्ट्रीट वेंडर लघु व्यापारी हैं, बहुत सी महिलाएं हमारी हैं जिनकी जीविका जो है वो घाटों पर ही कारोबार करके चलता है जिनका परिवार। तो हमारा आज निवेदन है, मैंने इस आशा के साथ में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। आगामी कुंभ मेला के दृष्टिगत तो ये सिंचाई विभाग और मेला अधिष्ठान ने किया है। अब क्योंकि मेला है तो मेले में भीड़ भाड़ के रहते हुए, कोविड के रहते हुए ये उन्होंने करा होगा, तो अब इनका सॉल्यूशन जो है, अब इनको हमारे को अल्टरनेट जगह देना, ये इनका ज्ञापन हम मेला अधिकारी सर को भी देंगे, सिंचाई विभाग के एक्सीएन को भी देंगे, ठीक है। और इनको अल्टरनेट जगह के लिए हमें अल्टरनेट वेंडिंग जोन्स या कोई और स्थल चयनित करके हम टीवीसी से पास। दिनेशपुर के जयनगर इंटर कॉलेज के मुख्य सड़क में गदरपुर मटकोटा रास्ते के खस्ताहाल को लेकर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का पुतला फूंका। बता दें कि बीते 4 साल में इस रास्ते में 22 लोगों की जान जा चुकी है। बावजूद इसके शासन प्रशासन हरकत में नहीं आ रहा, जिसको लेकर यहां पे नाराजगी जाहिर की गई। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जो गदरपुर हमारा विधानसभा है, एक मंत्री जी का क्षेत्र है, और इस रोड दिनेशपुर मटकोटा को लेकर बहुत समय से लोग आंदोलन हैं, लेकिन जब हम लोग थोड़ा सा विरोध करते हैं तो उसको ठंडा करने के लिए थोड़ा सा पिचिंग का। डोईवाला में गुलदार की दहशत बरकरार है। इस बीच जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद 8 घंटे तक चले रेस्क्यू अभियान में गुलदार को पिंजरे में कैद किया जा सका। गुलदार के एयरपोर्ट पर आ जाने से कई फ्लाइट की उड़ान में देरी की गई। तो गुलदार को कड़ी मशक्कत के बाद यहां पे पकड़ा गया, जिसके बाद चूंकि वन विभाग की टीम जो थी वो तैनात की गई थी और उसने कई घंटों की मशक्कत के बाद इस पे काबू पाया। उधर टिहरी में ऋषिकेश चंबा मोटर मार्ग पे ट्रक का अचानक ब्रेक फेल हो गया, जिसके चलते ट्रक पलट गया। हादसे में परिचालक की दबकर मौत हो गई, जबकि चालक सुरक्षित बच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के जो शव था उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है कि आखिर हादसे की वजह क्या थी। बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल हुए थे। तो किसान लगातार अब आंदोलन कर रहे हैं और उनका आंदोलन जो है वो बड़ा रूप लेता जा रहा है। उत्तराखंड में भी इसकी गूंज जो है वो सुनाई देने लगी है। अगर बात करें देहरादून की, तो देहरादून में भी जो किसान हैं वो अब मन बना चुके हैं सरकार को घेरने का, और भारतीय किसान यूनियन ने फैसला लिया है कि अगर सरकार ने किसानों की मांग को नहीं माना तो उत्तराखंड से भी हजारों किसान दिल्ली कूच करेंगे। लिए अभी तक कानून सही बनी नहीं है। किसान हमेशा जो है धोखे में रहा है, सरकार हमेशा धोखा देती है। ये एमएसपी है, एमएसपी क्यों नहीं तय कर देते, या कोई भी निर्णय है इनका वो निर्णय क्यों नहीं करते, क्यों जो है बहकाया जाता है किसानों को। उद्योगपतियों के लिए तो सब नियम लागू होते हैं, किसानों के लिए नहीं। आज किसान जो है दिल्ली में पड़ा हुआ है सर्दी में उन पे पानी की बौछार करी जा रही है। ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। उनको बुलाइए, उनको उनके प्रतिनिधि को बुलाइए, उनका निर्णय लीजिए। और खबर रुद्रपुर से है, जहां एक जेसीबी ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार महिला समेत एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।